नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम समग्र अध्ययन यूपी स्पेशल का देख रहे थे। ये अंकित भाटी सर की बुक है जो यूपी स्पेशल है। और देखिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक। और जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ 20 नंबर का है, यानी यूपी स्पेशल कितने नंबर की है जूनियर असिस्टेंट में, 20 नंबर की है। इससे पहले मैंने यूथ कंपटीशन की जूनियर असिस्टेंट पूरी मतलब यूपी स्पेशल पूरी कराई है, और अब हम देख रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक। तो ये दो हम कवर कर लेंगे और हम बार बार यही रिवीजन करेंगे दोनों, तो आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए मतलब आप इससे मुक्ति पा जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। मीन्स कभी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। क्योंकि थ्योरी तो मैं समझाता हूँ, पीवाईक्यू देता हूँ, पीडीएफ भी देता हूँ, सारी चीज़ें देता हूँ, तो अलग से आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं है। देखिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम देख चुके। तो एक उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त परिचय था, मैक्सिमम हम लोग वो देख चुके थे। इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई थी। उसके बाद हम देखे थे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि, पशुपालन। उसके बाद जो देखे थे कल, नदियाँ, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजना। आज हम दोस्तों देखेंगे, तो आज देखेंगे 3 और 4 टॉपिक, यानी हम वन, वनस्पति, वन्यजीव देखेंगे और खनिज संसाधन देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम देखेंगे, 2 टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू लास्ट में करेंगे, ठीक। टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद पीवाईक्यू कम से कम 20-30 पीवाईक्यू जितने होंगे हम करेंगे। देखिए, ये तीसरा टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश वन, वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो आप लोग नोट कर लिया करिए। एक रफ बनाइए, उसमें लिखिए कतई जहद, जैसे चाहे मेरी क्लास करिए किसी की भी। आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसे हैशटैग लगा के, जैसे इस तरह हैच करके, और यहाँ पे जैसे पहली वन नीति है तो पहली वन नीति लिखा। उसके बाद क्या किया, इसके सामने जो है डाल दिया 1952। उसके बाद यहाँ क्या किया, सेकंड लिख दिया, और फिर इस तरह करके यहाँ 1988। समझ में कि नहीं। ये देखिए, पहली वन नीति 1952 में बनेगी, उसके बाद 1988 में था। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम यही रिवीजन आपको करना होगा और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 3-4 नोट्स हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, 60। मैंने आज तक जिससे पढ़े हैं वही शॉर्ट बने हैं। जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, 50, 60, 70, 1 लाख इतने सॉल्व किए होंगे, तो ये सारे उसमें इंक्लूड है। जो हमें नहीं आते, 2 दफ़े मान लीजिए, अगर एक में 20,000 होंगे या 10,000 होंगे, तो दूसरे 10-20,000 पीवाईक्यू हो गए हमारे पास। समझ कि नहीं, जो हार्ड है, यानी जो मुझे नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है और एग्जाम टाइम वही रिवीजन करके जाना है। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे थोड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रही है, कल से बढ़ गई फिर से। देखिए, यहाँ पहली वन नीति 1952 में है, दूसरी कब है तो 1988 में है। और देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए, तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, वन नीति जो है 2 वर्ष बाद जो है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। देखिए, यहाँ जो दिया है 21 की दिया हुआ है, 23 के नहीं दिया है। 23 की अपडेट होना है, तो अब ये जो है कहीं अलग से आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम जो है कहीं और करा देंगे, या इस बुक में मतलब 21 में दिया है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखिए, यहाँ लिखा राष्ट्रीय भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत कितना है, तो 7.35% है, ठीक। समझ आया कि नहीं। आप देखिए, थोड़ा जूम करते हैं इसका, देखिए क्षेत्रफल कितना है। देखिए, इतनी ही जनसंख्या, मतलब हम बताए थे इतना ही भूभाग भी हमारा है ना। तो यहाँ है कि 2,40,988 वर्ग किलोमीटर में से कितना है, तो 7.3% जो है इतना वन आच्छादित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कुल वन आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। यानी जो उनका वन आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है। देखिए, वन क्षेत्र ये हो गया, वन से आच्छादित क्षेत्र है इतना हो गया। देखिए, वन क्षेत्र का कहने का मतलब है कि यहाँ इतने पे वन होने चाहिए थे, लेकिन है कितने पे, वन से आच्छादित मतलब क्या होता है, ढका हुआ, यानी वनों से ढका हुआ, उसे कहते हैं आच्छादन। आप सुने होंगे। तो वन से आच्छादित है कितने, 6.15%। वन होने कितने चाहिए, तो 7.35%, ठीक। अगला दिया भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 21 दशमलव। देखिए दोस्तों, अगर हम डाटा ये भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, केवल हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, वन क्षेत्र कितना है, 21.71, यानी इतना वन होना चाहिए, लेकिन कुल वन आच्छादित है कितना, तो 21.67, यानी इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं, 0.4 का अंतर है, ठीक। तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं इसमें। आगे बढ़ते, अगला क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। यानी जितना कहा गया उतना हो, 33% मांगा गया, 33% है। कितने, 17 राज्य व यूटी मिला के। इनमें 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। इनमें से 5 जो है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में से
देखिए यही तो यहाँ है, देखिए यहाँ 17 होना चाहिए शायद, कितना होना चाहिए 17, क्योंकि 5 तो यहाँ है 5 यहाँ है, देखिए मिसप्रिंट है शायद, देख लीजिएगा ठीक दोस्तों, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ दिया सबसे अधिक वन आवरण वाला केंद्र कौन सा है, यानी जो प्रतिशत में है तो वो लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है। और राज्य कौन सा है तो मिजोरम है। और सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा है, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो हरियाणा में है। और सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर पूछे कि वन आवरण वाला क्षेत्र कौन सा है, वन से ढका हुआ कौन सा है तो मिजोरम है। राज्य मिजोरम है और केंद्र शासित लक्षद्वीप है, याद रखिएगा इतना ठीक। ये 3 डाटा आपको याद रखने हैं, कौन, लक्षद्वीप, मिजोरम और हरियाणा। अगला क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। कितना है तो 7,748 जो है वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये जो है यहाँ प्रतिशत में दिया है, ठीक, कितना दिया प्रतिशत में, यानी प्रतिशत में पूछे तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा और मिजोरम है और हरियाणा सबसे कम है यहाँ। लेकिन ऐसे पूछा क्षेत्रफल के दृष्टि से, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वन क्षेत्र में भूमि क्षेत्र के प्रतिशत में अधिकतम बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए प्रतिशत में पूछा है ना, तो आंध्र प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है, तेलंगाना में हुई, उड़ीसा में कितना कितना परसेंट बढ़ा है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, तो यही 3 राज्य हैं, अगल बगल के हैं, देख लीजिएगा। अगला है रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखिए आरक्षित वन क्षेत्र कितना है 68। देखिए आपको डाटा ये नहीं याद रखना दोस्तों, क्योंकि जो है रीजन है कि ये हर चीज़ नहीं पूछेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से बढ़ोतरी हुई, तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, समझ आएंगे नहीं, बाकी सारा डेटा नहीं याद रखना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, समझ आएंगे नहीं। तो ये चीज़ है। संरक्षित वाला कितना है 2.2 है, सॉरी 2.02% है। अवर्गीकृत एवं निहित वन क्षेत्र कितना है तो 29.24% है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से आपको नज़र आएंगी ज़्यादातर। अब देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्विस 2019 की है ये, तो इसमें देखिए हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना लेकिन पढ़ लेते फिर भी। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था 6.88% था। अगला है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र कितना था, तो ये कुल क्षेत्रफल का कितना था 6.57%, 52%, सॉरी। तो आपको मतलब ये याद नहीं करना है, ये मतलब फैक्ट के लिए दिया हुआ है, बढ़ोतरी के लिए, बाकी आपको ये नहीं देखना है, ठीक। 21 वाला देख लीजिएगा। अगला दिया आप रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे क्या है, आरक्षित वन इतने हैं, संरक्षित वन इतने हैं, अवर्गीकृत इतने हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, याद न रखिएगा, ज़्यादा माइंड में लोड ना करिए। अब देखिए अति सघन वन कितना है 1.1% है मान लीजिए, और मध्यम वन कितना है 1.69% है। उसके बाद खुले वन कितना है तो 3.37% है, ठीक। सबसे ज़्यादा सघन ये है, उसके बाद कम सघन वाले हैं, फिर बहुत कम है, दूर दूर था, तो दूर दूर इतने हैं, थोड़ा मतलब पास में इतने हैं और सबसे पास में इतने हैं, ठीक दोस्त। अब ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी तथ्य जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन है तो सोनभद्र है दोस्तों, मैंने बताया था सबसे नीचे है, दक्षिण में है, ठीक। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, भदोही है। प्रदेश में सबसे अधिक वन भाभर और तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। सबसे अधिक अति सघन वाले वन क्षेत्र कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, ठीक। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मध्यम वन वाले क्षेत्र और खुला वाला क्षेत्र कहाँ है तो सोनभद्र में है। देखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा तो वन आवरण है ही है, उसके बाद मध्यम और खुला वाला है सोनभद्र में, और सबसे ज़्यादा अति सघन वाला है लखीमपुर खीरी, ठीक दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश के वनों में मुख्य रूप से निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक उष्णकटिबंधीय नम आर्द्र पर्णपाती वन, एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, एक है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक दोस्तों। तो देखिए एक है नम पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन, एक कांटेदार। कांटेदार वाले जो वन है ये ज़्यादातर आपको राजस्थान में नजर आएंगे, तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में होने चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी अभी हम देखते हैं कि कहाँ होंगे ये वाले वन, ठीक। अब देखिए शुष्क वाले, देखिए यहाँ क्या लिखा है, नम पर्णपाती वन भाभर और तराई क्षेत्र में है, ठीक है भाई, आर्द्रता है क्योंकि बारिश वारिश होती रहती तो वहाँ इस तरह के वन पाए जाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वनों में बांस, बेत, जामुन, आंवला, महुआ, सेमल, बेर, पलास, गूलर, इमली इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं, किसमें, भाभर और तराई वाले क्षेत्र में। हमें बस इतना ये देखिए, अगर हमें याद है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इतना याद रखा कि नम्न पर्णपाती वन यानी नम यानी आर्द्र वाले कहाँ पाए जाते हैं तो तराई और भाभर वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी रहता है, ठीक। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखा है तो वहाँ कौन से होंगे, शुष्क वन होंगे। देखिए शुष्क पर्णपाती वन
प्रदेश के पूर्व में होंगे, मध्य में होंगे, पश्चिम भागों में मिलते हैं, यानी तीनों भागों में मिल सकते हैं। जैसे वनों में पीपल, नीम, बेल, अंजीर, अमल, ताश आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो दक्षिणी भाग होगा वहाँ कटीले वनस्पतियाँ पाएंगे। प्रदेश के दक्षिणी भाग जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, वहाँ कटीली झाड़ियों वाले वन मिलते हैं। इनमें अकेसिया, कत्था, धामन, यूफोर्बिया, नीम इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। देखिए बस आपको ये रखना क्षेत्र, देखिए एक ऐसे उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। ये मतलब ये होगा तराई वाला क्षेत्र, तो यहाँ आर्द्र वन, पर्णपाती वन हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे यहाँ वाली पेटी में अगर मतलब पश्चिम में भी, मध्य में भी और पूर्व में भी, ये कौन सी पेटी हमारी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी शुष्क वाली, और ये हो जाएगी कटीली वाली बुंदेलखंड का क्षेत्र। बस ऐसे बना लीजिए, जब भी आपको शॉर्ट नोट इसीलिए कहते हैं, यही शॉर्ट है। अगला दिए वनों में से प्राप्त उत्पाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेंत, यूकेलिप्टिस व बांस के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल द्वारा कागज बनाया जाता है। बेंत, यूकेलिप्टिस और बांस से। अगला है कि तेंदू वृक्ष के पत्तों से बीड़ियाँ बनाई जाती है। किसके? तेंदू के वृक्ष के पत्तों से बीड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला है कि सिदार, देवदार, कैल व साइप्रस की लकड़ी से पेंसिल बनाई जाती है। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। अगला है कि साखू व महुए के पत्तों से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। अगला दिया है कि पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से दिया, सलाई, प्लाई के निर्माण के प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा तनु, बहेड़ा, सागौन की लकड़ी से प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। अगला दिया बबूल की छाल से रंगों की चमड़े की रंगाई की जाती है। रंगों से चमड़े की रंगाई की जाती है, किसकी? बबूल की छाल से। अगला खैर वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कत्था वाला। अगला दिया रबड़ वृक्ष के रस से रबड़ और तथा ताड़ एवं खजूर के रस से ताड़ी प्राप्त किया जाता है। मतलब रबड़ वृक्ष से रबड़, ताड़ से ताड़ी। अगला दिया है चीड़ के पेड़ से निकलने वाले तरल से बिरोजा, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है चीड़, देवदार, सागौन, साल के वृक्षों का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में वनों द्वारा आधारित प्रमुख उद्योग निम्न है। जैसे खेल के सामान के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेरठ है। ये चीज़ हम देख भी चुके हैं, अभी आगे हम और देखेंगे जब एक जिला एक उत्पाद देखेंगे। लकड़ी के खिलौने कई बार बताया था कि सोनभद्र, बनारस में होंगे। कागज़ के सहारनपुर चले जाओ, कागज़ का नाम आए तो सहारनपुर तुरंत पहुँचो। चीनी मिट्टी जो है मिर्ज़ापुर है, सहारनपुर है, झांसी है, बरेली है। अगला दिया है माचिस, फर्नीचर, कत्था, बेंत, प्लाईवुड और नगीना, ये प्लाईवुड ये सब क्या है? बरेली है, नजीबाबाद है और नगीना क्षेत्र, जहाँ से आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है लोकसभा की सीट जीते हैं। ठीक, रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो सहारनपुर है, सहतूती रेशम है, सोनभद्र है, टसर रेशम, चित्रकूट, एरी रेशम। अगला दिया है कि सामाजिक वानिकी योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में 1976 में आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक प्रयासों से वृक्षारोपण में वृद्धि करना था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना जो चलाई गई विश्व बैंक की सहायता से 1998 में चलाई गई। कब चलाई गई? 1998 में। ठीक दोस्त, ये याद रखिए। और ये सामाजिक वानिकी परियोजना ये 1976। देखिए लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे फैक्ट। अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछा जा सकता है, आप ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला दिया ऑपरेशन ग्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2001 के बीच वृक्षारोपण द्वारा उत्तर प्रदेश में वनारोहण की वृद्धि शुरू करना। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। अब देखिए यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप मिस नहीं करना है। अगला दिया है कि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान 1988 में किदवई नगर, कानपुर में स्थापित किया गया। कहाँ? किदवई नगर, कानपुर। अगला दिया है वृक्ष बंधु पुरस्कार, तो जैसे नाम से ही पता है कि वृक्षारोपण व जीवों के संरक्षण हेतु वृक्ष बंधु पुरस्कार की योजना 2008-9 में चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति या संस्था को पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि वीर अब्दुल हमीद वन वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना। तो वृक्षारोपण बढ़ाने, वन्य जीवों, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशंसनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में योजना प्रारंभ की गई, जिससे समाज में वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत होगी। अगला दिया है वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश में वृक्षों का लक्ष्य रखा गया था 35 करोड़। अगला क्वेश्चन दिया इस अभियान में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हर खेत पर मेड़ पर पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा आज स्लोगन के माध्यम से जनमानस को जोड़ा गया था। अगला समस्त विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थानों तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बेहतर स्तर पर वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत दिनांक को एक ही दिन कितने लगाए गए थे? देखिए 2023 में लगाए गए थे, 22 जुलाई 2023 को लगाए गए थे
30 करोड़ एक ही दिन में लगाए गए थे। कितने पौधे? तो 30 करोड़ पौधे एक ही दिन लगाए गए थे। अगला कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था। ठीक, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 1935 में देश का प्रथम वन्यजीव बिहार, तत्कालीन उत्तर प्रदेश लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड, मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, कब बना? 1935 में बना। कब बना दोस्तों? 1935 में बना। अगला है कि 1936 में एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान की स्थापना कहाँ होती है? उत्तराखंड, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। उस समय तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब वर्तमान में जो है उत्तराखंड हो गया है। तो ये चीज़ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यानी मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1935 और हेली या जिम 1936। 1 साल का अंतर है, ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। समझ आया ना दोस्त? आगे बढ़ते। अगला क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या पीलीभीत व लखीमपुर खीरी जिलों में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1968 में। अब आपको ये स्थापना नहीं याद करना है, अब ये याद करना है कि किस मतलब जो है जिले में है। ठीक, दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी, किंतु 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 12 सिंघा हाथी, 1 सींगी गैंडा, बाघ, अजगर और सांभर आदि जंतु पाए गए। आप लोग बाघ देखे भी होंगे, अभी एक मीम वायरल हो रही थी, दीवार पे मतलब जो है चढ़ा हुआ था बाघ। ठीक, अगला दिया है कि 1957 में प्रदेश के प्रथम वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में चंद्रप्रभा। देखिए 1957 याद रखिए दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। ठीक, अगला दिया है राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में है। मैंने एक बार आपको मतलब जो संक्षिप्त परिचय था उत्तर प्रदेश में, तो ये सारे आपके कराए गए हैं दोस्तों। यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मतलब आपका रिकॉल होना चाहिए। ठीक, आप रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला देखते हैं, देश का प्रथम पक्षी अभयारण्य कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य है जो उन्नाव में है, नवाबगंज उन्नाव में है। अगला है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? लाख बहोसी। मैंने बताया था लाख लोग बेहोश हो गए कन्नौज का इत्र लगा के। ठीक, तो लाख बेहोश हो गए कन्नौज का इत्र लगा के। और चंद्रशेखर जी हमारे क्या थे? नवाब थे। क्या थे? नवाब थे। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। ठीक, देखिए इसकी ट्रिक मैं जानता हूँ सारा, लेकिन मैं यहाँ शायद भूल गया हूँ बताना। तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, बाकी अभी ध्यान आएंगे आगे तब बताता चलूँगा। देखिए अगला है कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन? पटना। ये कहाँ? एटा में है। कहाँ है? एटा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सन याद रखिए 1987 को बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। बाद में कतरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और किशनपुर वन्यजीव विहार को इसी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। कतरिया वाला बहराइच में है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है 2012 में अमनगढ़ क्षेत्र बिजनौर को जिम कॉर्बेट रिजर्व घोषित किया गया, उत्तराखंड के बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। यह देश का दूसरा टाइगर रिजर्व था। अगला है कि 2014 में पीलीभीत शाहजहांपुर के लगभग 730 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा एवं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था। रानी टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव है। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार था वर्तमान पहले, अब इसका नाम हो गया चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। कहाँ है? तो उन्नाव में है। ठीक, स्थापना याद न रखे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मिलान करने कभी आ जाए या ऐसे पूछ ले तो याद रहना। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो रायबरेली में दोस्तों। लाख बहोसी तो कन्नौज में है, बेहोश हो गए। सबसे बड़ा है बखीरा, यानी बखिया उधेड़ देते थे। कौन? कबीर जी सबकी बखिया उधेड़ देते थे। कैसे उधेड़ते थे? बखिया से बखीरा। देखिए अपनी बातें कह के, जैसे पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस तरह की बातें करते थे। तो लोगों के सामने मतलब जवाब देना नहीं होता था, लोग जवाब नहीं दे पाते थे, उनकी बखिया उधेड़ देते थे। ठीक, तो कबीर जो है कबीर नगर में, संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा, यानी बखिया उधेड़ देते थे। कबीरा पक्षी विहार। ठीक, बखीरा लाख बहोसी और ये समस्त रायबरेली में है। ठीक, देखिए समस्त लोग कहाँ जाएंगे? समस्तपुर या समस्त लोग रायबरेली जाएंगे, इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सांडी पश्चिम बिहार कहाँ? हरदोई। ठीक, हरदौड़ाई यानी सांडी हरदोई, कुछ तरह मतलब मैनेज कर लीजिए, सांडी हरदोई कुछ कर। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? तो मैनपुरी में कौन है? समान पश्चिम बिहार। पटना तो एटा में है, सबसे छोटा है। लाख बहोसी सबसे बड़ा है, कन्नौज में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, ये तो अभी हम लोग एक दिन पहले भी देखे थे शायद,
पिछली वाली वीडियो में। ओखला कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक, ग्रेटर नोएडा। तो आप खुद ही जानते वो मतलब जो उसकी ओ फार्म है तो न्यू ओखला, नोएडा में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये अथॉरिटी वाला है, तो ओ से ओखला ही होगा, तो ये नोएडा में ही होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध नगर को ही तो नोएडा कहते हैं। अगला है विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो महोबा में है दोस्तों, कहाँ है, महोबा में है। अगला सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो आगरा या इटावा में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से पश्चिम बिहार, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना पड़ेगा आपको ना। सुराहा ताल या लोकमान्य जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहाँ है, बलिया में है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। शेखा पश्चिम बिहार कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। ठीक दोस्त, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए वन्य जीव विहार कौन से हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में बना, चंदौली में है, इंपॉर्टेंट है, आपको सन भी याद रखना है। जानवर कौन से हैं, सांभर, तेंदुआ, चीतल, भालू हैं। ये देखिए आप न याद करिए कोई दोस्तों नहीं, एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा, देख लीजिए, बाकी याद न रखिए, याद ये रखना है। ठीक, जो याद रखना मैं बता दे रहा हूँ आपको, सारा कुछ हमें नहीं लपेटना है। देखिए किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ क्या क्या मिलता है, बारहसिंगा, शेर, चीतल है, यहाँ पाए जाते हैं। अगला कतरनिया, तो मैंने बताया है कि बहराइच में है। नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, चीतल है। रानीपुर अभी बना है, बांदा में है। काला सिंह, स्लॉथ, भालू है। तेंदुआ और चिंकारा है। महावीर स्वामी वाला तो ललितपुर में है, सबसे छोटा है ललितपुर में। ठीक, अब देखिए इसमें जंगली भालू, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा है। अगला चंबल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आगरा इटावा में है। घड़ियाल है, डॉल्फिन है, भेड़िया है, मगर है। अगला दिया कैमूर, तो कैमूर वाला तो क्षेत्र मिर्जापुर ही पड़ेगा, तो मिर्जापुर सोनभद्र हो जाएगा। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, ये इनका जो क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, हस्तिनापुर वाला। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सोहागी बरवा वन्य जीव कहाँ है, तो महाराजगंज में है। अजगर है, बाघ है, तेंदुआ है यहाँ। सुहेल देव अभी सुने होंगे, सुहेल देव, ये कहाँ, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये है चीतल और सेल है। अगला है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य बनारस में है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, गंगा डॉल्फिन कछुए की प्रजाति है, ये है। तो ये हमारे जो है वन्य जीव हो गए। अब देखते हैं इसमें जो है एक हम ओवरव्यू ले रहे हैं ऐसे कि वन्य जीव अभयारण्य। देखिए दोस्तों ये मतलब जो है ब्लैक थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बहुत छोटा लिखा है ना, तो पीडीएफ बनाने में, बाकी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो बिजनौर वाला क्षेत्र है, मुजफ्फर है, मेरठ है, अमरोहा, ये सारा क्षेत्र अभी देखिए हस्तिनापुर हो गया। और ये जो बिजनौर में है तो अमनगढ़ कहाँ है, बिजनौर में है। पीलीभीत और शाहजहाँपुर में, यहाँ दो में क्या है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। लखीमपुर में किशन है। ठीक, और उसके बाद बहराइच में कौन है, कतरनिया है। किशनपुर कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। किशन जी को खीर पसंद थी मान लीजिए, तो खीरी हो जाएगा। कतरनिया वन्य जीव क्या है, तो बहराइच है। ठीक, क्या है, बहराइच। सुहेल देव वाला कहाँ है, तो श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में सुहेल देव नहीं, सुहेलवा है। कौन सा है, सुहेलवा वन्य जीव विहार है। और सुहागी बरवा कौन सा है, तो महाराजगंज में है। समझा ना दोस्त। यहाँ देखिए चंबल वाला किस क्षेत्र में है, तो आगरा इटावा वाले क्षेत्र में चंबल है। उसके बाद यहाँ ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, चित्रकूट में है। बांदा में क्या है, ये रानी वन्यजीव अभयारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर वाला तो मिर्जापुर सोनभद्र में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। कछुआ कहाँ है, तो बनारस में है। ये इतनी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ दी हुई थी। ठीक, तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया है कि उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो वन निगम स्थापित किया गया, ये कब किया गया, तो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। मतलब मैंने बताया था दूध मतलब खीर जो है किस में पड़ेगा, दूध में पड़ेगा, दूध किस में पड़ेगा, खीर में पड़ेगा, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अभी देखिए 2021 में लोअर में पूछा गया। आगे बढ़ते। अगला चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा कहाँ, उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। च से चंदौली, चंद से चंद्रप्रभा। अगला लाख बहोसी, बेहोश हो गए लाखों लोग, कन्नौज, इक्का इत्र लगा के। अगला दिया निम्नलिखित में से पक्षी अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए पटना है, जयप्रकाश नारायण ये भी है। चिंद्रांगुड़ी जो है ये कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है दोस्तों। बाकी उधवा नहीं, दुधवा पक्षी अभयारण्य हुआ, ये उधवा ही पक्षी अभयारण्य शायद। ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है क्या, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। इसमें जो है आंसर डी दिया हुआ है, किसमें, सॉरी देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ हमें ये तो पता है कि पटना है, जयप्रकाश ये है, लेकिन हम अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए जो चित्रांगुड़ी था, तो 3 नंबर वाला कहाँ है, देखिए पहला दूसरा तो है। ठीक, अब जो नहीं है तो देखिए पहला है, तो ये काट दीजिए, अब बचा यही केवल जो बचा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। उधवा और चित्रांगुड़ी वो जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ स्थापित है, तो महाराजगंज में है, याद रखिएगा। अगला है विजय सागर पक्षी विहार, तो महोबा में है। कहाँ है, महोबा में। दोस्तों देखिए, एक बार आप अगर सही से पढ़े तो आपको याद हो जाए, जैसे मुझे याद है मैं ऐसे ही आपको टिक लगवा रहा हूँ, तो ये महोबा में हो जाएगा। ठीक, विजय विजय नाम का लड़का कहाँ रहता था, महोबा। अगला है कि अमनगढ़, तो अमनगढ़ कहाँ हो जाएगा, अमनगढ़ रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है जिम कॉर्बेट का है। किसका है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का है। अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो देखिए समस्तपुर पक्षी अभयारण्य। मैंने कहा था समस्त लोग कहाँ जाएंगे, रायबरेली, समस्तपुर रायबरेली हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, देखिए जायकवाड़ी परियोजना कहाँ होगी, खुद बताओ। गायकवाड़ ये सब लोग कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। समझा कि नहीं, तो इस तरह घाट प्रभा कर्नाटक हो जाना चाहिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, तो मोर कहाँ लगाते थे, कृष्ण जी कहाँ के थे, मथुरा के थे, तो मथुरा हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, तो रामसर इसमें से स्थल कौन सा हो जाएगा, इसमें पार्वती अर्घा जो गोंडा में है वो शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंने बताया तराई क्षेत्र क्या होता है, नमी होती है, यानी आर्द्र यानी नम, तो ये देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए, आपको बिल्कुल कठिन लग रहा है क्या, 12 क्वेश्चन के एक भी आपको ऐसा लगा कि जो कठिन हो, एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपके पूरे पूरे सही हो सकते थे। ठीक, और सही हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों को, जैसे मैं रिलेट करना सिखा रहा हूँ उस तरह रिलेट करिएगा बस अपनी चीज़ों को। अगला दिया सुरहा ताल, तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो बलिया में है। कहाँ है, बलिया में है। ठीक, अगला, और मैंने उस दिन बताया था कि दरी लिया यानी ददरी मेला कहाँ है, बलिया में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो लाख बहोसी है, कन्नौज में है। और अगला दिया है कि प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है, तो प्रदेश का जो सबसे छोटा पक्षी विहार है कौन सा है, पटना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है, तो ये सबसे छोटा तो महावीर वाला है दोस्तों। कहाँ है, तो ललितपुर में है। ठीक, ये देखो रानी बांदा, चंद्रप्रभा, चंदौली, कतरनिया, बहराइच, आपको सब तो पता है लगभग। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकेलिप्टस नजर आ रहा, मार दो। अगला दिया है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय उद्यान केंद्र में अवस्थिति है, तो कौन सा है, ये झांसी में है। कहाँ है, झांसी में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई, तो ये जो वन प्रशिक्षण की स्थापना 1988 में की गई, ये की गई थी कानपुर में। अगला दिया प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो भदोही है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही कम है तो वहाँ वनावरण कम होगा ही। अगला उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला, तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की वानिकी सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, दोस्तों मैंने बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1976 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, 1976। अगला दिया है बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो इटावा में है। कहाँ है, इटावा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कुल कितने क्षेत्रफल वनों का विस्तार है, तो देश के कितने क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है दोस्तों, तो ये विस्तार जो हमारा है 33.33% क्षेत्रफल, यानी इसके अनुसार होना चाहिए। तो मैंने बताया था ना 33% होना चाहिए सबसे ऊपर, तो वही वाला यहाँ पूछा गया है। ठीक, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्र का कितना % वन अनुच्छादित है, तो लगभग हम देखे थे कितना, 6.88 देखे थे। तो यहाँ देखिए होना चाहिए 7, लेकिन था कितना, 6, मतलब 7 दशमलव कुछ होना चाहिए और 6.88 था, तो हम लोग तुक्का भी मारते तो ये सही कर ले जाते। अगला कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षारोपण कितना है, तो वनावरण और वृक्षारोपण है कितना, दोनों मिला के, तो ये है 9.2%। अगला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वाला, तो सबसे अति सघन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों सोनभद्र तो मीडियम है, कौन सा है, सोनभद्र में तो कम है, अति सघन तो है नहीं, मध्यम है, और जो है थोड़ा दूरी पे है, खुला है, तो लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा अति सघन में आया जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वाला और खुला वन क्षेत्र कहाँ है, तो ये सोनभद्र। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग गलत करके चले आएंगे, वो लोग जो सोचेंगे सोनभद्र ही होगा इसका ऑप्शन, मार देते हैं, तो वो दोनों को सोनभद्र मारेंगे, समझ आएंगे नहीं। लेकिन आप बारीकी से थोड़ा पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, तो कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, समझ में आया ना, ये प्रैक्टिस करने से थोड़ा फायदा हो जाता। अगला दिया कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं कच्चे माल को बनाने में, बांस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग करते हैं, तो बीड़ी तो तेंदू से बनती है ना, तेंदू के पत्ते से। अगला दिया इंडिया फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र वन अनुच्छादित है, तो ये कितना है, 17।
अभी हम लोग देखे थे ना 17 राज्य थे, राज्य और यूटी मिला के। अगला दिया पार्वती अर्गा, ये कहाँ है, तो ये एक पश्चिमी अभयारण्य है। पार्वती अर्गा क्या है, एक पश्चिमी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है हमारी, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सांडी हरदोई में है, बखीरा कबीर जी बखिया उधेड़ देते, समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज। नवाब कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये कहाँ के नवाब थे, नवाबगंज। नवाबगंज कहाँ, तो कानपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ आया ना दोस्त। तो देखिए इसमें 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। आपको कुछ ट्रिक भी बताई है मैंने, वो ट्रिक से आपको याद भी होंगी बहुत सारी चीज़ें ना। देखिए दोस्तों, ट्रिक से अगर हमारा जो है ना फैक्ट याद रहता है और कॉन्सेप्ट याद हो जाए, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बीच बीच में बताता हूँ ना, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं कॉन्सेप्ट पूरा बताऊँ। लेकिन मेरा सच बताया ना, मेरा इस टाइम मन करता है कि मैं बोर्ड पे आऊँ, और मतलब डिजिटल वाले, वहाँ मैं अपनी चीज़ें इतनी रखूँ कि मतलब याद करने की ज़रूरत ही न पड़े आप लोगों को। सारा मतलब एक दूसरे से रिलेट या लिंक करते हुए आपके माइंड में मतलब सेट होता जाए, और आपके जो फैक्ट हैं वो ट्रिक, देखिए रिलेट कर दूँ, फैक्ट को रिलेट कर दूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूँ। बताओ दोस्तों, कभी भूलेंगे? अगर मैं आपको कोई कमीशन याद कराऊंगा तो आप तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि मतलब जैसे मतलब अगर हम बता, तो ऐसे मान लीजिए, अब चलो फिर बाद में बताते हैं। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए, ठीक, कि मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा क्यों होता है, वहाँ का चावल और मछली जो है, मछली को वहाँ लोग सब लोग वो मानते हैं, शाकाहारी मानते हैं पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ हम ये कहें कि जो है चावल और जो है मछली सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में क्यों होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। गंगा नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी वहाँ से गुजरती है, वहाँ की मिट्टी जो है उस लायक है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको बताइए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला राज्य कौन सा है चावल में, हमेशा वही होगा, पश्चिम बंगाल। समझा नहीं? तो ये मतलब एक फैक्ट, मतलब कॉन्सेप्ट समझाया और फैक्ट अपने आप याद होगा। इसी तरह जैसे 1902 का अधिनियम था, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, ठीक, आया कर्जन के समय में। तो अब जैसे कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो था, सरकार मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें, उनको शासन करना था, ये दुनियादारी अगर बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको फैक्ट दिया कि 1902 में आया। कब आया, 1902 में आया। समझा कि नहीं? तो 1902 में आया। तो अब देखिए 1902, तो मैंने कहा मतलब विश्वविद्यालय अधिनियम आया, तो मैंने कहा एडमिशन दो, मतलब मैंने कहा एडमिशन दो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैली करेंगे। क्या करेंगे, रैली। तो देखिए अगर एडमिशन आप विश्वविद्यालय में नहीं दोगे, तो विश्वविद्यालय में एडमिशन दो, तो यानी 0 दो, तो क्या होगा, 1902 हो गया। ये मान लीजिए हमारा याद हो गया, ठीक। हमने एक आपको कॉन्सेप्ट वहाँ दे दिया और फैक्ट इस तरह याद करा दिया। तो एडमिशन दो यानी 1902। अब नहीं दे रहे हो तो हम रैली करेंगे, यानी रेले आयोग हो जाएगा। कौन सा, रेले आयोग। आप सुने होंगे ना, इसके मतलब जो अध्यक्ष कौन थे, रेले थे। सुने होंगे कि नहीं? तो कर्जन के समय हुआ था। इसी तरह अकाल है, इसी तरह सिंचाई है, इसी तरह जो है रेलवे है, इसी तरह विश्वविद्यालय है, इसी तरह पुलिस है। ये जो है 2002, सॉरी 1900, 1901, 1901, 1902, 1902, इस तरह ये 5 आयोग इन लाइन से हैं, और इन लाइन से हमें याद करना है। पहले अकाल पड़ेगा, अकाल के बाद सिंचाई होगी, सिंचाई के बाद हमारा कृषि होगा। सिंचाई अकाल हुआ, देखिए अकाल पड़ा, अकाल के बाद हम कृषि, 1900 का हो गया अकाल आयोग। अकाल के बाद हम क्या किए, सिंचाई, तो सिंचाई वाला क्या होगा, 1901 का हो जाएगा। उसके बाद जब सिंचाई अच्छा हो, सब कुछ हो, तो मैं रेलवे में घूमने गया, तो रेलवे वाला कितना हो गया, 1901, वो भी हो गया, रेलवे 1901 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए रेलवे, अब वहाँ गए तो पुलिस मिल गए, तो पुलिस वाला क्या होगा, 1902 का हो गया, पुलिस आयोग 1902 का हो गया, क्योंकि पुलिस रेलवे में है ना, रेल में पुलिस मिल गई। मैंने उससे कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़े हो, तो 1902 में ही हो जाएगा क्या, विश्वविद्यालय अधिनियम। आपको 5 एक मतलब एक तरीका बता दिया, फैक्ट बता दिया, आपके एक सिक्वेंस लगा दिया। ये होता है तरीका। कोई चीज़ हमें रटना नहीं, हमें समझना है केवल। मैं मानता हूँ कि हो सकता है ये अलग का टॉपिक है, आपको यहाँ समझा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें पढ़ाना तो लंबे समय तक एक याद रहे। समझेंगे, हमें कुछ चीज़ रटनी नहीं है दोस्तों, बस रिलेट करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, माइंड डेवलप होगा हमारा। हम रिलेट करेंगे, रटेंगे रट्टू तोता बने रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। अब आए खनिज संसाधन, क्योंकि मैं तो भीग ही गया हूँ पूरी तरह से, थोड़ा जल्दी देखते हैं ना दोस्त। अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, खनिज संसाधन जो उत्तर प्रदेश मतलब जो है क्या है, पुअर है, यानी गरीब है खनिज संसाधन के रूप में। हमारे यहाँ इतने खनिज संसाधन नहीं है। जो भी खनिज संसाधन है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे, देख लीजिए। ये वाला जो हमारा एरिया है, यहीं पे खनिज संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हमारे पूरे क्षेत्र में खनिज संसाधन कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन है, तो बॉक्साइट है, सोना है, तांबा है, यूरेनियम है, डायस्पोर है, पायरोफिलाइट है, रॉक फॉस्फेट है, प्लेटिनम है। समझ आएंगे नहीं? तो ये इतने कहाँ हैं, तो ललितपुर में है। जो इतने देखिए ललितपुर में बॉक्साइट आपको याद रखना है, और एक यूरेनियम, सबसे इंपॉर्टेंट तो यूरेनियम है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। अब देखिए उसके बाद झांसी में क्या है, तो झांसी में कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ ये है, जिप्सम है, सिलखड़ी है। देखिए मैं थोड़ा जूम करूँ दोस्तों एक एक करके। देखिए ललितपुर के इतने हो गए, बॉक्साइट, सोना, तांबा, यूरेनियम, डायस्पोर,
पायरोफ्लाइट, रॉक फॉस्फेट, प्लेटिनम, ललितपुर में हो गया। झांसी में क्या है, जिप्सम है, सिलखड़ी है, पायरोफ्लाइट है, कांच बालू है, डायस्पोर पोटास है। उसके बाद महोबा में क्या है, पायरोफ्लाइट है, डायस्पोर, इंपॉर्टेंट नहीं। हमीरपुर में क्या है, डायस्पोर, जिप्सम, सिलखड़ी। ये सब दोस्तों केवल क्या है, आपको मतलब ऐसे एक थोड़ा याद रखना है। जैसे बांदा में क्या है, हीरा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रयागराज में क्या है, कांच बालू पोटास है, ये याद रखिए। चूना पत्थर कहाँ होगा, सोनभद्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला हो, संगमरमर, ये कहाँ, सोनभद्र में, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है, मिर्ज़ापुर में क्या है, तो हीरा है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, फायर किले है, इंपॉर्टेंट फायर किले। और इमारती पत्थर है, इंडालूसाइट है, पायराइट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांच बालू कहाँ है, तो देखिए जहाँ जहाँ गंगा जी हैं वहीं कांच बालू होगी, तो कांच बालू होगा, बॉक्साइट पोटेश होगा, कांच बालू बॉक्साइट, ठीक, समझ में आया ना। आगे बढ़ते अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी देखते हैं इसकी, थोड़ा कम साफ नजर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला के मध्य विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं, ठीक। खनिज संसाधन कहाँ होते हैं, पर्वत श्रृंखला के बीच में। अगला है कि मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला देखिए खनिज संसाधन कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है कि किस चट्टान में जो है धातु पाई जाती है, यानी जो धातु होती है हमारी वो ये देखिए खनिज है, लेकिन धातु अगर पूछे किस मतलब कहाँ पाई जाती है, तो धातु जो है तो वो धातु धारवाड़ चट्टान में पाई जाती है। देखिए एक तो तरीका है धा से धातु, धा से धारवाड़ याद कर ले। दूसरा तरीका ये कि जो हमारी धातु होती है, जैसे लोहा है या तांबा है, ये सारी चीज़ें, तो इनको अगर हम ठोकेंगे तो धड़ धड़ बोलेगा, क्या बोले, धड़ धड़, तो धड़ धड़ यानी धारवाड़, समझ में कि नहीं। तो धातु कहाँ हो जाएगी, धारवाड़ में हो जाएगी। और खनिज संसाधन क्या है, तो देखिए खनिज संसाधन ही तो हैं ये सारे, समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला में है, ठीक। अब जैसे गोंडवाना और कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो गोंडवाना में है। कहाँ है, गोंडवाना में। कैसे याद करेंगे, साउथ के जो गुंडे होते हैं वो काले काले होते हैं, तो काले से कोयला और गुंडे से गोंडवाना, समझे। तो इस तरह हम याद करेंगे तो एक लंबे समय तक हमें याद रहेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रहेगा कि हाँ हम भाई सामने वाले से बेस्ट हैं, मतलब हमारा कंटेंट जो है सही है। ये मतलब थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, समझे कि नहीं। अगर देखिए मुझे जैसे मैं हूँ तो कॉन्सेप्ट अगर पता है, कॉन्सेप्ट अगर मुझे फैक्ट पता है, अगर 70% मान लीजिए फैक्ट मुझे पता है, ठीक, जो मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। बाकी जीएस का तो भंडार है, लेकिन अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मुझे 70% फैक्ट पता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है पेपर में, समझे कि नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो ये दोनों चीज़ मिला के हम करते हैं तो ज़्यादा याद होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज में चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, बॉक्साइट है, एंडोलासाइट है, डायस्पोर है, कोयला है, यूरेनियम है, सिलिका सैंड है, गंधक है और जिप्सम है। दोस्तों थोड़ा हम स्पीड में हल्का चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि मैं भीग गया हूँ पूरी तरह से, यकीन मानिए मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 1955 में भूतत्व व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, उन पर आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से होती है। कब होती है, 1955 में। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1974 में होता है। याद रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एक ही चीज़। अगला है, प्रदेश में खनिज नीति कब आती है, तो 1998 में आती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस नीति देखिए 1900, इसमें से 10 घटा दी, 1988, तो दूसरी जो है वन नीति आती है, दूसरी वन नीति ये हो गई ना, 10 घटाएंगे और इसमें 1952 में पहली आ जाएगी। तो इस तरह हमें सोचने लायक बनना है, हमें सोचना है, समझ आए कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इस नीति के अंतर्गत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में प्रदेश के 10 जिले ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज, सहारनपुर को खनिज बहुमूल्य क्षेत्र घोषित किया गया। कितने जिलों को, 10 जिले को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति 2007, इस नीति को मुख्य लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में खनिजों के प्राप्त राजस्व का 1.8% से बढ़ाकर 3% करना है तथा खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाले कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 4% है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट एल्युमिनियम, देखिए 4% है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का योगदान खनिज के उत्पादन में। सोच सकते हैं कितना कम है। अगला दिया, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर, वाराणसी, चंदौली, बांदा, चित्रकूट आदि जिलों में पाया जाता है। मैंने ऊपर दिखाया भैया आपसे कि मतलब ललितपुर में बॉक्साइट और यूरेनियम याद रखना है आपको। अगला दिया, पायराइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में है, संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ये वाले फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जो अब आ रहे हैं ना। डायस्पोर हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। इसके उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है, प्रदेश का देश में पहला स्थान है डायस्पोर, और जो है किसमें, हाँ डायस्पोर में पहला स्थान है। अगला दिया है, एंडोलासाइट सोनभद्र मिर्जापुर में प्राप्त होता है। एंडोलासाइट के भंडार के देश से प्रदेश का पहला स्थान है,
समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब ये क्या होते हैं इसे आप गूगल कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में क्लियर हो जाएगा, कट क्लियर हो जाएगा। अगला जो उत्तर प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में है, तो सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में है। डोलोमाइट प्रदेश में सोनभद्र के कजराहट और बांदा में प्राप्त होता है। डोलोमाइट का उत्पादन इस्पात एवं लौह उद्योग में पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक का तेजाब आदि बनाने में किया जाता है डोलोमाइट का प्रयोग। दोस्तों देखिए गर्मी इतनी होती है ना कि मोबाइल से लेकर हर चीज़ गर्म आपको मिलेगा रूम में, चाहे आपके यहाँ भी देखेंगे आपका भी मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता होगा, थोड़ी देर पढ़ेंगे गर्मी की वजह से होता। तो मेरा जो पेन है ना वो मतलब नीचे से कटने लगा है, मतलब घिस गया है पूरी, तो आज मैंने ध्यान दिया, और ये सब गर्मी की वजह से इतना मतलब गर्म हो मेरा मोबाइल तो बहुत गर्म हो जाता है, जबकि मतलब 100 मतलब 8 128 है, उसके बावजूद ये हाल है, सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब बहुत दिक्कत करता है ना, तो गर्मी ही इतनी है तो क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ डोलोमाइट में सोनभद्र कजराहट हम देख ही चुके हैं, डोलोमाइट में जो है ये सब बनते हैं। मिर्ज़ापुर में बांसी, मकदी, खो क्षेत्र और फायर किले की भी मौजूदगी है। समझा ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देख लेते हैं एक लाइन से थोड़ा और, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए पायरोफिलाइट जो है ये खनिज प्रदेश में झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है, सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्र में कौन सा है, तो देखिए चूना पत्थर जब आए तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र आप लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में, ठीक। और मतलब जो है मिर्ज़ापुर में चुनार क्षेत्र पड़ता ही है, सोनभद्र में कजराहट है, चुर्क है, डल्ला है, चूना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांच बालू, तो मैंने बताया था कांच बालू या सिल्का सैंड कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आप कहाँ है, प्रयागराज में पाएंगे, और प्रयागराज के साथ साथ बनारस में, ठीक, चंदौली में भी आपको दिखाई देगा। तो देख लेते हैं यहाँ, यह गंगा यमुना की नदियों के मध्य से कांच बनाया जाता है। प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज के जनपद शंकरगढ़ क्षेत्र में कांच बालू सिल्का सैंड की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत कांच बालू चंदौली में होती है, झांसी में भी मिलती है, मुंडेरी, चित्रकूट में, ये सब जगह मिलती है। चाइना किले मिर्ज़ापुर, सॉरी चाइना फिले मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम, जिप्सम राज्य के झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट, गंधक, अमोनिया सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। अगला है कि तांबा आग्नेय व परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ, सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए तांबा याद रखिए दोस्तों, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में होता है। देखिए यूरेनियम और बॉक्साइट और तांबा ललितपुर। अगला दिया है एवेस्टस, झांसी के बड़ा गांव क्षेत्र में मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट, विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हीरा, उत्तर प्रदेश में हीरा अल्प मात्रा में बांदा में मिलता है। मेरा दोस्त था बांदा में, मैंने कहा हीरा होता है यार, तो कह रहा मुझे तो नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं किताबों में, लेकिन वास्तविकता कितनी है ये कोई जान नहीं पाता है, ठीक, थोड़ा बहुत होता होगा नाम मात्र का। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये हम ऐसे जिला देख लेते हैं। देखिए कोयला कहाँ होगा, सिंगरौली सोनभद्र में। सिल्का सैंड शंकरगढ़, प्रयागराज, बांदा, चंदौली, झांसी, चित्रकूट। पाइराइट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। देखिए सबसे ज़्यादा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर आपको नज़र आएगा। बाक्साइड में क्या है, तांबा, ललितपुर है, ये सब बांदा और ललितपुर, चंदौली। चूना पत्थर कजराहट सोनभद्र का है, और गुरुमा, कनाच, बाबूहरी मिर्ज़ापुर का है। अगला दिया एंडुलासाइड, तो देखिए एंडुलासाइड, पायरोफ्लाइट, ये सारी चीज़ें आएँ तो आप ज़्यादातर किधर जाएंगे, तो सोनभद्र वाले एरिया में जाएंगे। फावर किले सोनभद्र में है। पायरोफिलाइट महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर। डोलोमाइट चांदा, बांदा, सॉरी चंदौली, बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। रॉक फॉस्फेट ललितपुर, बांदा, सिलखड़ी, झांसी और हमीरपुर में हो जाएगा। पोटास कहाँ है, तो पोटास है चंदौली में, कहाँ है, चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी में हो जाएगा। और उसके बाद फेल्सफार कहाँ है, तो झांसी में है, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते, अब देखिए थोड़े और हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखा एवेस्टस कहाँ है, तो झांसी, मिर्ज़ापुर। संगमरमर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। गिरेफ्लाइट चुनार और हमीरपुर। उसको चाइना के लिए सोनभद्र, बांदा, मिर्ज़ापुर। डायस्फोर ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा। जिप्सम हमीरपुर और झांसी। ग्रेनाइट ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, झांसी। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर। दोस्तों जहाँ एक ज़िला होगा, इंपॉर्टेंट है, एक ज़िले में जैसे ये चीज़ पाई जाती, वो आपको मतलब कभी भूलना ही नहीं। जैसे चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, वो याद रहे। तांबा ललितपुर याद रहे, यूरेनियम ललितपुर याद रहे। अगर इस तरह की चीज़ें आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे। अभी देखना मैं कैसे आपको करा रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर हो जाएगा। प्लेटिनम ललितपुर। मैग्नेसाइट चंदौली, बांदा। यूरेनियम ललितपुर। तांबा सोनराई ललितपुर। सोना शारदा, गंगा यमुना के बालू में मिलता है। और गेरू बांदा, ठीक। और उसके बाद देखिए कैल्साइट मिर्ज़ापुर हो जाएगा। लौह ललितपुर, मिर्ज़ापुर। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा इसका है।
क्वार्ज जो है झांसी है। अब देखिए हम उत्तर करते हैं इसके, मतलब इसमें जो हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग 22 क्वेश्चन है, हम करते हैं। देखिए लिखा उत्तर प्रदेश में वो क्षेत्र कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। मैंने बताया ना तांबा कहाँ है, ललितपुर में। बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो रहा है कि नहीं। तांबा कहाँ है, ललितपुर में है। क्वेश्चन मतलब इस तरह नहीं पूछेगा जो चीज़ 3-4 जिलों में पाई जाए, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, या फिर अलग रहेगा एकदम ऑप्शन उसका। ठीक, यहाँ देखिए कोयला क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है कि नहीं। अभी हम लोग देखें सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है ना, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शहर में सिल्का रेत, अब बताइए सिल्का के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो मैंने बताया था प्रयागराज, क्या बताया था, प्रयागराज, शंकरगढ़। तो प्रयागराज इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रयागराज में पड़ता है, सिल्का रेत, सिल्का बालू जिसे कहते हैं। तो नैनी आपको पता होगा, नैनी प्रयागराज में पड़ता है, संगम के पास में है, समझा कि नहीं। तो नैनी हो जाएगा। यहाँ भी हम रहे हैं, कम से कम 15 दिन रहे नैनी में, तो ये चीज़। अगला, सिल्का बालू खनिज उत्पादन किस जिले में है। तो देखिए सिल्का बालू खनिज उत्पादन जो है, सिल्का बालू, तो बताइए सिल्का बालू कहाँ होगा, इलाहाबाद होगा कि नहीं, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी। आपके हो रहे हैं ना क्वेश्चन। अगला, उत्तर प्रदेश तांबा है इसका। आप बताइए, तांबा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। ये देखिए हम लोग ऊपर किए हुए 5 के 5 आपके सही। बताइए कुछ हार्ड है। भले ही कितने भी खनिज दिए हैं, हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा ध्यान दिए हैं उस पर, और हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहनी चाहिए, समझ आए ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखते हैं। मैं एक बार नहा चुका हूँ, दोबारा बारी है। देखिए अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों पहला ही जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे आप देखेंगे 1955 में ये चीज़ था। कब, 1955। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 88 में, तो 1988 में द्वितीय जो है वन नीति आई, और 10 साल ऐड कर दिए 1998 हो गया, 10 साल घटा दिए तो वन वाला हो गया। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ये हो जाए। इतनी कहानी क्यों बताता हूँ, ताकि याद रहे लंबे समय तक। यार समझ में आया कि नहीं, इसीलिए कहानी बताता हूँ, बाकी और कोई मतलब वो नहीं है। देखिए राज्य खनिज निगम की स्थापना कब होती, तो 1974 में होती। कब होती, 74 में। चूना पत्थर के भंडारण के लिए देश में प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है चूना पत्थर के लिए, तो द्वितीय स्थान है। कौन सा है, द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है यूरेनियम उपलब्ध है, तो ललितपुर में है। यूरेनियम तांबा ललितपुर होगा, है ना। अगला, कांच बालू या सिल्का सैंड उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो कांच बालू सिल्का सैंड में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ जो है मिलता है। तो पायरोफिलाइट जो मिलता है ये झांसी, ललितपुर, महोबा, उपरोक्त सभी में मिलेगा, समझ आया कि नहीं। आप ध्यान दिए होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको नज़र आया होगा। और प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है, तो ये कहाँ प्राप्त होता है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है। अगला है, एंडालुसाइट भंडार के देश से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इस पर हम हाईलाइट भी किए थे थोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो खनिज नहीं वो अभ्रक नहीं है। कौन सा, अभ्रक नहीं है। हम अभ्रक का नाम कहीं नहीं लिए हैं पूरे खनिज में, तो अभ्रक नहीं है। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाए, प्रमुख खनिज पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, प्रमुख खनिज। तो देखिए लाइम स्टोन और डोलोमाइट सबसे प्रमुख है। तांबा पाया जाता है लेकिन ये प्रमुख नहीं है, बहुत नाम मात्र का है। सबसे ज़्यादा प्रमुख का मतलब जो हाईलाइट है, तो हाईलाइट लाइम स्टोन और डोलोमाइट है। ठीक, चूना पत्थर से रिलेटेड है ये सब। अगला, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुमूल्य, मैंने कहा था याद कर लीजिए, अगर 10 जिले हैं, कितने, 10। अगला क्वेश्चन है कि एबेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले में होती है। तो ये होती है मिर्ज़ापुर में। कहाँ होती है, मिर्ज़ापुर में। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में सोना, तो शारदा और रामगंगा नदी के क्षेत्र में पड़ता है, सोना मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश संगमरमर, तो संगमरमर तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, संगमरमर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सुमेलित नहीं, जैसे कोयला सोनभद्र है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिल्का बालू यहाँ है, यूरेनियम झांसी नहीं ललितपुर है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। अगला है, इको यूरिया कारखाना जो है फूलपुर में है। देखिए ये तो यहाँ पे फूलपुर तो दिया नहीं है। ठीक, तो यहाँ हम क्या मांगेंगे, आंवला मांगेंगे। आंवला कहाँ है, बरेली में है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पे है, तो आंवला में है। ठीक दोस्त, तो देखिए हम 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है आज। और दोस्तों आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करें, मेरी मेहनत पसंद आए ना, तो मतलब आप लोग शेयर करिए, 1000 मेरे करा दीजिए प्लस। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जितना हो सके आप मेहनत करिए। ठीक, मतलब मेहनत करिए, और जो है क्योंकि इस साल जॉब लेना हर हाल में लेना है, मतलब एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए।
समझ में कि नहीं। पुलिस वाले वर्दी लें और बाकी और जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट लेखपाल वाले हैं वो अपना खाका तैयार करें, ठीक। ऑफिस वर्क है उन लोगों का भी। लेखपाल का तो भाई खेत में काम है, कभी कभी मारे भी जाएंगे, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत लोग यही कहते थे मुझसे। तो ये सारी चीज़ें हैं चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो हंसी मजाक का है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।